नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो आइए, जो भारत में संवैधानिक विकास था उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन कर लिए थे। तो आइए रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे वहाँ से कंप्लीट करते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो कब किया गया? 1813 में किया गया। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद केवल चाय और चीन पर बचा था। ठीक है, नेक्स्ट 21 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम से ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो वित्तीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए दिए गए थे शिक्षा के लिए इसमें। ठीक है, सुधार पुनरुत्थान के लिए भारतीय प्रदेशों में विज्ञान की उन्नति और आरंभ करने के लिए पृथक रख दिया जाए, इसके लिए भारतीयों को प्रोत्साहन दिया जाए। और ठीक है, इस धारा के अनुसार सरकार ने जनता में शिक्षा प्रसार का बीड़ा उठाया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833 में कौन सा नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। बिल्कुल समापन था। चीनो चाय से जो रिमेनिंग था वो भी हट गया था। काउंसलिंग में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदलना। तो हाँ बिल्कुल, अब भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। काउंसलिंग में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान करना। बिल्कुल, गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय नियुक्ति नहीं, भारतीयों की नहीं थी, अंग्रेज की थी। ठीक है, लॉर्ड मैकाले नियुक्त किए गए थे। चार्टर एक्ट 1933 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वह सदस्य भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज होना था। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया, अतः डी असत्य है। ठीक है, 16 है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये एचिसन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1918 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। उच्च भारतीय सिविल सेवा की एक तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर क्या हुआ? 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग ने 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो कब किया गया सिद्धांत? 1853 में स्वीकार किया गया। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो बात आई थी वो 33 में आई थी, लेकिन सिद्धांत स्वीकार 53 में किया गया। 1853 में चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों को वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसमें प्रावधान था कि नियुक्तियां और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो यही है 1853 वाला एक्ट। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। भारत के लिए पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य हो सकते थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुए थे? तो ये 1922 में हुआ था और 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था उसी के तहत इसको किया गया था। ठीक है,
वर्ष 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी। इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया और 1950 में संविधान लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम जो बदल कर दिया यूपीएससी, जो अभी तक लागू है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो बिल्कुल भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। नहीं, अधिक 41 में हाँ हो गया था। ठीक है, एक टाइम ऐसा हो गया था ना कि जो इस्पात का ढांचा जो कहते थे, इसको कहते थे इस्पात का ढांचा, तो वो गिर गया था। 1922 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में ही आरंभ किया। 1 जनवरी 1941 में सिविल सेवा में भारतीयों 617 की भागीदारी यूरोपियों 585 से ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 नियंत्रण परिषद की स्थापना और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो वो सर्वोच्च न्यायालय की 73 से हुई थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और बन हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये 13 में आई थी और नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी वो पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी। ठीक है, 1784 में आया था और कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो थी 1833 से। तो क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कंपनी के वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक एवं राज्य संबंधित मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश, बसने और कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, नेक्स्ट है 22 सूची 1 सूची 2 प्रावधान। चार्टर एक्ट 1813 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो ये 1784 में हुआ था, डी हो जाएगा ए का। और बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें क्या हुआ था, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ये 1833 आएगा या 13, तो 1813 आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्ट ऑफ 1858, तो इसमें ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो सी का 3 ही होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का तो हो ही गया था कि कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब रिमेनिंग ये बचा, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। तो ये देख लिए क्या होगा, ए हो जाएगा, ए का 2 है। ठीक है, पढ़ देते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। 1813 में चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उनका चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा जो 1833 में समाप्त हुआ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया। जिसे नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। इसका मुख्य कार्य क्या था, डायरेक्टर्स की नीतियों की नियंत्रित करना था। ठीक है, नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उससे की गई थी। ठीक है,
किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? तो ये 1833 में किया था। इसमें हालांकि स्टार लगाए हुए हैं, क्या होगा पढ़ देते हैं। चाय और शक्कर के स्थान पर चाय व चीन, हाँ चाय व चीन था, चाय और शक्कर नहीं था, इसीलिए ये है। ठीक है, बाकी आंसर डी होगा। ठीक है, चाय और शक्कर नहीं है, 1833 होगा चाय और चीन। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी हो जाएगा। 1757-1764 के युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो एक इस प्रकार है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, जिसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाना, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का आकार ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये 1834 में किया गया था, 1834 में। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया। अन्य 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर सर सीटी मैटकॉफ को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया? ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, जो 1857 की क्रांति हुई जिसने विवश कर दिया और 1858 को एक एक्ट लाया गया। ठीक है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से चीन का ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंग्लैंड में इस अधिनियम द्वारा एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की मंत्रणा परिषद एडवाइजरी काउंसिल गठित होनी थी, जिसमें 8 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होने थे और शेष 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाने थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। नेक्स्ट है, फर्स्ट है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया? नहीं, तो इससे पहले ही कर दिया गया था वो तो। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत से सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया? तो केवल 2 से ही होगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ को छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये 61 का था, 1861 में मंत्री परिषद था, विभागीय प्रणाली लाई गई, ये सब लाया गया। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने भिन्न भिन्न सदस्यों को अलग अलग विभाग सौंपकर एक प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली। इस व्यवस्था के अनुसार प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये बजट पर बहस करने की शक्ति 1892 में प्राप्त हुई। ठीक है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार विधानमंडलों के सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। पहला, बजट पर उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इसी विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में
मत विभाजन करने का अधिकार उन्हें नहीं था। ठीक है, सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो ये 1892 का था। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो मीडिया के लिए 1835, 1867, 1878, 1908। ठीक है, ये हो जाएगा ए। हालांकि इससे पहले भी जो राजा राम मोहन राय थे उनके पेपर के लिए भी कुछ एक्ट लाए गए थे उस टाइम, राजा राम मोहन राय के टाइम ना। लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है वो 1835 से होगा, 35, 67, 78, 1908। तो 78 में तो वर्नाकुलर एक्ट लाया ही गया था। ठीक है, विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। अच्छा देखिए, एक्ट लाया गया था ये। ठीक है, 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया और प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में लाया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता, जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हुई। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। नेक्स्ट है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये 1861 में हुई है। ठीक है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 ईस्वी के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। ठीक है, तो 1861 मान सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला। रैमजे मैकडॉनल्ड के शब्दों में ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो यही 1909 का था, पार्लियामेंटो सुधार जिसे मानते हैं, सुधार बोलते थे इसे ये। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये पार्लियामेंटो सुधार नहीं माना जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा बिल्कुल ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। एक्चुअली थोड़ी सी भावनात्मक बोल रही हूँ ये पार्लियामेंटो सुधार का। ठीक है, लेकिन अब एग्ज़ाम में तो पार्लियामेंटो सुधार ही पूछा जाएगा। ठीक है, और गांधी जी ने इसी एक्ट के लिए बोला था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट है 37, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो 1909 का था, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 20 अगस्त 1917 के सुधारों को घोषणा को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को तत्कालीन भारत सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू के नाम पर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लियोनिल कर्टिस लिखा है इसमें। ठीक है, द्वैध शासन का जनक। वैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो क्लाइव ने किया था द्वैध शासन का पहली बार, बाकी सर लियोनिल कर्टिस हैं, उनको द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इसके द्वैध शासन संबंधी विचार भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। एक बार फिर से याद कर लीजिए क्योंकि
क्लाइव में और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो हो सकता है भारत में अगर द्वैध शासन का जनक माना जाएगा तो लॉर्ड क्लाइव माना जाएगा, या फिर अप्लाई किसने किया था तो वो क्लाइव ने अप्लाई किया था। सर न्यूनिल कर्टिस थे, ठीक है। नेक्स्ट है 40 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम बना उसका आधार बनी, ठीक है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। ए हो जाएगा। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी प्रांतों में। और केंद्र में 1935 में हुई थी, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली वर्ष 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में वर्ष 1924 से 27 और मध्य प्रांत में 24 से 26 तक निलंबित रहा। नेक्स्ट है डायर के सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसमें प्रांतों में प्रत्यावर्तित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन होता है, ठीक है, डायर के में। तो डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 44 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो ये संवैधानिक सुधार से संबंधित है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ठीक है, बी हो जाएगा इसका। 1919 में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को स्पष्ट परिभाषित किया कि हस्तांतरित विषय किसके उसमें होंगे, आरक्षित विषय का बंटवारा किया गया, ठीक है। आरक्षित विषय का बंटवारा क्या, मतलब विषयों का बंटवारा किया। नेक्स्ट द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, तो कब आया था? 1919 में आया था, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में बताना है असत्य। यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो नहीं, गलत है। मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 का माना जाता है। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था। भारत सरकार तो अच्छा असत्य बताना था तो पहले ही हो गया, बाकी तो ये सत्य ही है। इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, तो हाँ बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ था, हाँ। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है। नेक्स्ट है कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उनकी विशेषताएं एकात्मक व केंद्रीय रहीं। कारण सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था। तो ये बात तो सही है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक व केंद्रीय रहीं, ये गलत है, ठीक है। तो डी होगा इसका आंसर, ठीक है। ए गलत है, आर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट, कॉपीराइट, मुद्रा संचार, वाणिज्य, पोत, परिवहन, नमक, कपास का उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक निर्णय आदि। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राज्य सूची में 50 विषय शामिल थे, जिसमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य और सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व को
घोषित कर दे, राज्य विधान परिषद को उस पर कानून निर्माण का अधिकार सौंप दे और राज्य सूची के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। ठीक है, फिर भी जो 1919 में शक्तियों का विभाजन था वो कौन सी व्यवस्था थी? ये संघात्मक का रूप था। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण दिए गए। द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था। हाँ, प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। तो बिल्कुल दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनीय प्रांतीय प्रशासन में आया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के सदस्यों को सौंपकर उत्तरदायी शासन का बोध कराने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट की प्रस्तावना में प्रांतों को उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाने पर बल देने की बात की गई थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो उच्चायुक्त के पद का सृजन कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से हुआ था। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें क्या है, भारत सरकार 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। इसके कार्य भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्रों और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि है। उच्चायुक्त तो उसके सहायकों के वेतन का व्यय भारत के साधनों से होना था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। तो 35 में एक संघ का प्रावधान था। हाँ, महासंघ का प्रावधान था। प्रांतों को स्वायत्त देना, प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो ऐसा कुछ नहीं था, इसमें केवल 1 और 2 सही होंगे। प्रांतों को स्वायत्तता देना, एक संघ का प्रावधान, ये 2 थे। ठीक है, और प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना जो थी वो 1919 में द्वैध शासन का मिल गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतों जो संघ में शामिल होना चाहती थी को मिलाकर बनाया जाना था, लेकिन रियासतों की अनिच्छा के कारण यह संघ कभी नहीं बन पाया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी जो 28 में। ठीक है, उस पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। साइमन आयोग रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों अंग्रेज सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र ये सभी 1935 के सरकार अधिनियम के आधार बने। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। फर्स्ट, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। सेकंड, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से 1 और 2 सही होंगे। ठीक है, 1 और 2। और नियम की समाप्ति कहाँ हुई थी और विस्तारित किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन मिल गया और आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। गवर्नरों को आरक्षित और बचाव की संज्ञा के अधीन व्यक्तिगत निर्णयों और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गवर्नरों को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ। अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को पृथक पृथक प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था जो थी 1919 में मिली थी उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह केंद्र में आ गया अब। ठीक है, नेक्स्ट है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, हाँ था। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, तो हाँ बिल्कुल। और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, तो हाँ ये तीनों सही हैं। हालांकि तीसरा का नहीं हो पाया, ठीक है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। प्रश्न का तीनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित होने से सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। करीब इसमें 14 भाग थे, तो बहुत बड़ा था, 14 भाग, और 200 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल थे, 300 से ज़्यादा इसमें आर्टिकल थे, 321 के करीब थे शायद। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट्य युक्त नहीं है? तो केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, ठीक है। तो केंद्र में तो था, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति हो चुकी थी। बाकी द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ, ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी, तो क्या थी? अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। देशी रियासतें भारत की लगभग 25% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि 1935 के अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तावित केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन में उन्हें 40% मतलब 260 में से 104 सीटें, और निचले सदन में 33% मतलब 375 में से 125 सीटें प्रदान की गई थीं, जिन्हें इन रियासतों के राजाओं द्वारा नामित किया जाना था। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस का अंकुश लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य था, तथा राजाओं का उपयोग ब्रिटिश शासन के राष्ट्रीय नेताओं साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों की काट के रूप में करना चाहता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1935 के एक्ट के लिए। ए हो जाएगा इसका आंसर। 1935 के अधिनियम के बारे में बोला था वो, ये 47 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, पंचशील सिद्धांत के प्रणेता, गुटनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले थे नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 का जो अधिनियम था उसके लिए कहा गया था। डी हो जाएगा इसका आंसर। 62 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रयुक्त किया गया? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रयुक्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही साथ यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसमें कितना था? अभी बताया था ना कि 14 भाग थे उसमें और 300 से अधिक धाराएं थी, ठीक है, बड़ा भी था। और फिर बाद में जो हम लोगों का संविधान बना, मेन संविधान, उसमें इसको इंक्लूड भी किया गया। बहुत सारी चीज़ें इससे डायरेक्ट ली गई। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ये लखनऊ का अधिवेशन था जिसमें कौन? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो इसमें कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो जो 2645 का हुआ था ये 1919 के तहत हुआ था, जबकि जो 1937 वाला वो हुआ था जिसमें कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था बाद में, तो ये वाला जो हुआ था 37 वाला निर्वाचन, ये
1935 के तहत हुआ था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945 में आयोजित किया गया था अंतिम वर्ष। सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था, साथ में ये भी बोला था कि एक ऐसा 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 है जिसमें ब्रेक इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, नहीं ब्रेक तो है इंजन नहीं है, ऐसा कुछ था, क्या था? हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक हैं थे किंतु इंजन नहीं था, ठीक है, इंजन नहीं है, ब्रेक हैं बस, ठीक है। और साथ में क्या बोला था? गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र बोला है, ठीक है। 14 भाग हैं, 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 67, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित किया गया था, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। आलोचकों ने इसे केवल पवित्र लोकोक्तियां कहा है। नेक्स्ट है 68, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो इसमें किस में समाप्त कर दिया? इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है, यह किसने कहा? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये सब, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सभापतित्व में प्रारूप समिति नियुक्त की गई। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार करने के लिए पेश करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रारूप की कुछ आम आलोचनाओं को उत्तर देते हुए कहा कि संविधान के प्रारूप में भारत शासन एक्ट 1935 के अधिकांश प्रावधान का ज्यों को त्यों शामिल कर लिया गया है। मैं इसके बारे में कोई क्षमा याचना नहीं करता। किसी से उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। संविधान के मूल विचारों के बारे में किसी को कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। ये वही है कि सब लोग उधार का संविधान बोल रहे थे, ये सब ये आलोचनाएं हुई थी, तो उसमें फिर अम्बेडकर ने ये टिप्पणी की थी, ठीक है। 71 है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2 दी गई है, मिलान करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें क्या हुआ था? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत क्या हुआ था? प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान था। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में? तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इम्पे को इसके न्यायाधीश बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश। 1909 के एक्ट द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 35 के अधिनियम द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, परंतु वस्तुतः सारी कार्यकारी
शक्तियाँ गवर्नर के पास थीं, उसे भी लगभग गवर्नर जनरल जैसी ही शक्तियाँ मिली थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है आधुनिक इतिहास जो मिसलेनियस या विविध का है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी आपको वीडियो देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।